अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल उपचुनाव अब लगातार आगे बढ़ रहा है और ये 20 तारीख को मतदान के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने 4 जून को जो जनादेश दिया था उसमें कोई तब्दीली आई है या फिर वो एज इट इज है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज के बीच वोटिंग पैटर्न में क्या कोई बदलाव आया है, और सबसे बड़ी बात कि क्या बीएसपी के वोट बैंक यानी शेड्यूल्ड कास्ट दलित वोट बैंक के वोट करने के तरीकों में कोई परिवर्तन इस बार आएगा या फिर मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। इस बार चर्चा आज की हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शंस 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, विशेष तौर पर मैं 2 का ही जिक्र करूंगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। मैं जैसा पहले की डिबेट में भी ये बात मैंने कही और आज फिर उसे दोहरा रहा हूँ, ये पर्सनालिटीज़ का चुनाव है। ये योगी वर्सेज अखिलेश यादव का चुनाव है। ये बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का चुनाव है। बाकी इसमें जो सहयोगी दल हैं उन सब की भूमिका केवल साथ खड़े रहने की है। मुख्य मुकाबले में यही 2 पार्टियां और यही 2 बड़े नेता हैं जो इस मुकाबले के सूत्रधार हैं। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी भी सभी सीटों पर लड़ रही है। एक सीट मीरापुर की केवल आरएलडी को दी, लेकिन प्रत्याशी अपना दे दिया। तो माना यह जाना चाहिए कि बीजेपी ही 9 सीट पे लड़ रही है और सपा ही 9 सीट पे लड़ रही है। बहनों भाइयों, इस चुनाव का जो मुख्य किरदार की भूमिका अदा करने वाला समाज है वो है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, दलित मतदाता। पिछली बार आपने देखा होगा कि 4 जून के परिणाम में दलित समाज के वोटों को देखें तो उसका एक बड़ा बंटवारा हुआ था 3 दलों के बीच, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। और बीएसपी का वोट शेयर घटते घटते अब लौट कर आया 9.5% में। लेकिन 9.5% जो उसका वोट शेयर है, अब क्या वो बचाएंगे, रिटेन कर पाएंगी मायावती, या फिर उसमें भी सेंध लगेगी? बहनों भाइयों, जब आमने सामने के चुनाव होते हैं और बीजेपी समाजवादी पार्टी का जब आमने सामने का मुकाबला होता है तो फिर ये वोट बंटते नहीं, वो कम बंटते हैं। तो बीएसपी के वोटों में एक बड़ी सेंध लगेगी इस बार, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जिस तरह से ग्राउंड से फीडबैक आ रहे हैं, अगर मायावती का ये वोट शेयर कम हुआ, 9% से और नीचे गया, तो मान लीजिए कि 4%, 3% भी वोट उनका घटा या बटा, तो इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? और यहीं छिपा है जीत का राज। आजाद समाज पार्टी 1 सीट पर मीरापुर में चुनाव लड़ रही है। वहां के परिणामों में वो कुछ बीएसपी को चौंका भी सकती है। कुछ कम्युनिटी के लोग चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं, लेकिन वोटों में कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि जब आमने सामने के चुनाव होंगे तो क्या विकल्प के रूप में दलित मतदाता मीरापुर में चंद्रशेखर के विकल्प का इस्तेमाल करेगा? शायद मुश्किल है, लेकिन संभावना कुछ भी व्यक्त की जा सकती है। अब वोट डिवाइड है, अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान। और इस बार बहुतायत वोटिंग पैटर्न भी स्पष्ट हो चुका है। आप जून के नतीजों का अध्ययन करें और अगर उसमें कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा राज्य बनने वाला है, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेट बनने वाला है जहां कास्ट का वोटिंग बिहेवियर है। मतलब व्यक्ति वोट नहीं करते, कम्युनिटीज वोट करती हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और इस मुद्दे में आप किसी को भी देखें, हर कम्युनिटी का अपना एक प्राइड बन गया, हर कम्युनिटी का एक वोटिंग बिहेवियर रह रहा है और सम टाइम वो आपका साथ देंगे भी, सम टाइम नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर अपर कास्ट में भी ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वो बीजेपी को जा रहे हैं। आपको लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में ध्यान होगा कि राजपूत समाज ने बीजेपी का बड़े पैमाने पर विरोध किया था, पश्चिम से लेकर पूरब तक, और बीजेपी को कई जगह बड़ी हार मिली तो इसी कम्युनिटी पे बात गई कि राजपूतों ने उनका साथ नहीं दिया या दिया तो कम दिया। तो सिर्फ ये नहीं है कि बैकवर्ड कास्ट या शेड्यूल कास्ट में के मतदाताओं के ही वोटिंग पैटर्न में चेंज आया है, अपर कास्ट में भी आया। क्यों? कम्युनिटी वाइज वोटिंग करना उत्तर प्रदेश सीख गया है। पहले प्रत्याशी के आधार पर होता था, सिंबल पर होता था, रीजनल इश्यूज होते थे, लोकल इश्यूज होते थे,
कैंडिडेट पर डिपेंड करता था, पर इस बार कैंडिडेट अब सेकेंडरी हो गए, इश्यूज और नीचे चले गए। अब जो वोटिंग पैटर्न निकल कर सामने लास्ट इलेक्शंस में आया है, जिसे हम प्रामाणिक डेटा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो कम्युनिटी वाइज वोटिंग पैटर्न शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर कुर्मी बिरादरी का वोट, कुशवाहा कम्युनिटी, कुशवाहा शाक के सैनी मौर्य समाज का वोटिंग पैटर्न, शेड्यूल्ड कास्ट में भी डिफरेंट वोटिंग पैटर्न है, उनकी जो सब जातियाँ हैं उनका वोटिंग पैटर्न अलग था। जैसे आप पूछेंगे कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल्ड कास्ट में, तो मैं आपसे कहूँगा पासी कम्युनिटी, उनका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। शेड्यूल्ड कास्ट में ही जो जातियों ने वोट किया उनमें पासी समाज का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग था, डिफरेंट। जैसे कुर्मी समाज का वोटिंग पैटर्न अलग था, कुशवाहों का अलग था, उसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में पासी कम्युनिटी का अलग था। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये आज जातिवाद की फाइल खोलकर बैठ गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है समाज की। हो सकता है आपको ना पसंद आ रही हो, दर्शकों को कुछ ना समझ इस बात को, पर उत्तर प्रदेश में जातियां एक राजनीतिक सच्चाई है। अब ये असेसमेंट करने का समय आ रहा है कि क्या 4 जून वाला ही डिवीजन है या उसमें कोई परिवर्तन है, और परिवर्तन है तो उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है। और तीसरी बात, बीएसपी का क्या होगा, सेंध लगेगी या बढ़ेगी। रिस्क लिया है मायावती ने, अपर कास्ट में भी वोट टिकट दिए हैं, मुसलमानों को भी दिया है, लेकिन उनके अर्लियर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं हैं। चुनाव के बाद मायावती कम्युनिटी को ज़रूर कुछ भला बुरा बोलती हैं, जिनको टिकट देती हैं, और अगर वो मटेरियलाइज नहीं हुआ तो उस कम्युनिटी की तो शामत समझिए, कुछ ना कुछ कहेंगी ज़रूर। तो इस बार क्या होगा, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। मीरापुर सहित प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहा है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच गई हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। मैं समझती हूँ कि ये विचारों सिद्धांतों की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं आज केरल विधानसभा के सभी लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए, और वो देख चुके हैं कि 8 या 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा है, और लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इनके ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, उसमें दलित ओबीसी नहीं है, उसमें गरीब लोग नहीं, सब बेचारे साधारण परिवार के, गरीब परिवार के हैं। उनको आपने लाठी मारा है, और आप दलित और अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के साथ वो लोग आने वाले नहीं है। सरकार निश्चित तौर से फेल हो चुकी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुची विश्वास समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, विश्लेषक हैं पॉलिटिकल और मामलों के, और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। नावेद चिको जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। इस बार जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न रहा है लास्ट इलेक्शन में, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो आपको उसका कोई बड़ा हिस्सा मिला नहीं, और आपने देखा कि एक बड़ा वर्ग था जो आपसे छिटका भी। आप लोग के पास ऐसी क्या रणनीति है, और जो पिछले परिणाम आए थे आपने क्या सबक लिया, और इस बार के चुनाव में आप अपने लिए इस समाज से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, लोकसभा के चुनाव और उसके परिणाम के बाद सरयू, गंगा, जमुना में बहुत पानी बह गया है। जिस तरीके से विभिन्न घटनाओं में समाजवादी पार्टी का स्याह चेहरा सामने आया है। अयोध्या में मुईद खान ने दिलसाद समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया। अखिलेश यादव जी ने उसकी डीएनए टेस्ट की मांग कर ली। कहा बेटी तुम्हारे बयान की कोई कीमत नहीं समाजवादी पार्टी के लिए, डीएनए टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव ने पिछड़े समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया, वहां भी डीएनए टेस्ट की मांग कर लिया, और इनके प्रवक्ताओं ने कहा कि नवाब सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता है, और किसी लड़की की बयान की कोई कीमत नहीं है हमारे नेताओं के और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, अगर वो बलात्कारी है तो भी। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का गुब्बारा फुलाया था उसमें पिन चुभ गई है, और पीडीए में से पी और डी डिलीट हो गया है।
केवल ए बचा है और उसी के सहारे अखिलेश यादव है। चूंकि यादव की भी बात अगर हम करें तो लोकसभा के चुनाव में 6 यादव प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने उतारा, 6 के 6 मुलायम सिंह यादव के रक्त संबंधी है। अभी उपचुनाव में भी एक यादव टिकट दिया है, वो भी अपने भतीजे को दे दिया है, वो भी रक्त संबंधी मुलायम सिंह यादव के हैं। यानी इस तरह का परिवारवाद कि अपने दामाद को भी नहीं वो संभाल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं करहल में कि हम लोग एक है। तो ये जो लोकसभा के चुनाव में और आपको यादवों को टिकट देने का मौका मिला तो आपने उनके रिश्तेदार को दे दिया। आप तो कम से कम ये ना करते। जो वहां हमने प्रत्याशी उतारा है इन्होंने भी रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। 2019 के चुनाव के समय से ही हमारे साथ है, हमारी पार्टी की वर्किंग में है जी। लेकिन आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद किस कदर हावी है कि वो मुलायम सिंह यादव का रक्त संबंधी है तो ही टिकट मिलेगा यादव। ये सबको समझ लेना चाहिए। जो लोग दरी चादर झंडा डंडा लेके दौड़ रहे हैं यादव जी लोग, उनको समझना चाहिए। तो ये जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में झूठ फरेब संविधान आरक्षण का फैलाया था, वो गुब्बारा फूट गया है, पूरे देश में फूट गया है। सर, मैंने प्रारंभिक एक सवाल आपसे किया था कि दलित कम्युनिटी आपको वोट क्यों करे, आपके पास क्या योजनाएं कार्यक्रम हैं, और आपने उनको आकर्षित करने के लिए, अपने साथ और जोड़ने के लिए आपने ऐसा क्या किया कि वो आपके लिए वोट करे? मैंने बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं हो और चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी दलित समाज है या जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है। आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, बिजली का कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात जो कानून का शासन स्थापित हुआ 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था, सबसे ज्यादा मुकदमे कायम हुए थे। और किसने किया था? इनके वोटर वर्ग ने किया था। मैं कह रहा हूं, स्पेसिफिक कह रहा हूं कि दलितों के खिलाफ गांव गांव में अगर अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी का जो वोटर क्लास है वो करता है। ये किनका आप कहना चाहते हो वोटर क्लास? आप 2-3 बार इसको थोड़ा नाम लो। हम नाम क्यों ले, लोग जानते हैं वोटर कौन? गांव में आपका ये शो ब्रजेश जी ये शो आपका बहुत लोकप्रिय है। लोग मैं चाहता हूं कि आप नाम तो बताएं कि वो कौन सा क्लास है। लोग देख रहे होंगे, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे किसको मैं कह रहा हूं। ओके, थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, शुक्रिया आपका। तो हमें बताइए, समाजवादी पार्टी को दलित समाज वोट क्यों करे, और आप ये जो अपने पीडीए में डी जोड़कर चल रहे हैं, आपने ऐसा क्या कार्यक्रम पॉलिसीज हैं आपकी कि ये कम्युनिटी आपको वोट करे, और मायावती या बीजेपी की कीमत पर क्यों? बीजेपी के एक नेता का स्टेटमेंट आप सुना रहे थे, कह रहे थे 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। 4 जून 2024 को देखा जब 80 की 80 सीटें मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, जिसको देखिए रात के 12 बजे कोई बिटिया मोटर स्कूटी पे बैठ के गहने लाद कर कहीं भी आ जा सकती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आईआईटी की छात्रा के साथ बीजेपी के 3 नेताओं ने जघन्य गैंग रेप किया। और सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री से लेके पूरी बीजेपी उन्हें बचाती रही। मध्य प्रदेश में चुनाव था, उन्हें प्रचार में भेज दिया गया। प्रचार से वापस आए, 2 महीने बाद केस खोली गई, दबाकर रखा सरकार ने कि हमारी छवि बची रहे। पिछले अक्टूबर में लखनऊ जो राजधानी है, 5 गैंग रेप की घटनाएं सिर्फ लखनऊ के अंदर हुई हैं। एक तो मुख्यमंत्री के आवास से 300 मीटर पर हुई, कोई 3 किलोमीटर पर, कोई 1 किलोमीटर पर, कोई 8 किलोमीटर पर। सवाल यह है कि ये जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं होंगे। एक बार भी नीतीश कुमार जी के साथ जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, जातिगत जनगणना कराई गई, वो सारा दस्तावेज उठाकर ठंडे बस्ते में बीजेपी ने डाल दिया। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना पर इनको एक शब्द नहीं बोलना है। इलाहाबाद में बेरोजगारी का आलम नजर आता है। जो बेटियां हमारी हैं, जो हमारी बहनें हैं, आज सुबह पुलिस उन्हें घसीट घसीट कर मार रही थी। जो छात्र हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। छात्र आंदोलित रत है
किसानों को खाद डीएपी नहीं मिल पा रही है, गांव में बिजली नहीं मिल पा रही है। तो मुझे बताइए ना कि इस बाई इलेक्शन में बिजली के नाम पर आपके पास क्या ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं का घोटाला हुआ है दलित समाज आपको वोट करे? सुन लीजिए, एक मिनट मैं और गिना दूं। ये बता रहे थे कि आंकड़े क्या हैं। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, दलित वंचित शोषित अत्याचार में आज उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फर्जी मुकदमे लगाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फर्जी इनकाउंटर कराने में नंबर 1 पर है। सवाल यह है कि थानों के अंदर आप देखिए, एक ब्राह्मण कुल की वो बेटी, वो बच्चा मुख्यमंत्री से मिलने जाता ही लखनऊ के अंदर पीट कर मार डाला। एक दलित विकास नगर के अंदर उसको पीट कर पुलिस ने मार दिया। ये आत्मघाती और खूनी। सर, हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसको ये हमारे नागरिकों को पुलिस ने पीट कर मारा, आप उनको ब्राह्मण और दलित में क्यों देखते हैं सर? बस हम ये कहना चाहते हैं कि 9 की 9 सीटें अगर चुनाव आयोग बीजेपी की गोद में बैठकर, कार्यालय में बैठकर लाठियां नहीं चलाएगा तो 9 की 9 सीटें जीतेंगे और 2027 में 350 सीटें हम जीतेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हमने हमारे साथ दिखाया है जी। हमसे 12-14 सीटें बेईमानी से लोकसभा में जीत गए। थैंक यू सर, थैंक यू। जीत रहे थे हमने इनकी। बहुत शुक्रिया सर। हम सेकंड राउंड में बाकी ओपिनियन सम्मिलित करेंगे सर। औकात में रखना जानती है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं, यूपी में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुचि जी, तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो एक्टिवली इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन शीशामऊ में मुझे आपकी पार्टी की कुछ गतिविधि दिखी, उसके बाद से आपकी पूरी पार्टी मुझे बाई इलेक्शन में नदारद दिख रही है। कारण क्या है इसके पीछे? जी, आपने सोशल फैब्रिक के अंदर कास्ट के इक्वेशन और उसकी वोटिंग के पैटर्न को लेके इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि मेरे कहने के लिए बहुत ज्यादा शेष नहीं है। दूसरा, आईपी सिंह जी से बता ही दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कितने कितने विभागों में ऑलरेडी टॉपर है, और कांग्रेस का जो नजरिया है जातीय जनगणना को लेकर वो कितना आवश्यक है, ये आप लोगों के डिस्कशन से प्रमाणित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की प्रबुद्ध नेत्री कंगना रनौत जी का जातीय जनगणना से संबंधित जो बयान है, तो इनका क्या रवैया है दलितों को लेकर, वंचितों को लेकर, शोषितों को लेकर, मुझे लगता है वो बहुत स्पष्ट है। और रही बात 9 सीटों के चुनाव को लेकर या उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग एनकाउंटर में टॉप पर, मुठभेड़ में टॉप पर, भू माफिया अपनी जगह सक्रिय है। अभी आपने खाद का जिक्र किया, तो बांदा में नकली खाद का माफिया भी मिला है ना। एजुकेशन माफिया ऑलरेडी सक्रिय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो हालात है, आप ही के चैनल पर मैंने रसोइयों का, टीईटी अभ्यर्थियों का, बीएड अभ्यर्थियों का, भोजन माताओं का, आशा बहुओं का, इन सब के प्रोटेस्ट पर मैंने आपके साथ बैठकर ही डिबेट किया है। और मुझे और आपको भली भांति संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात है। 400 पार की हवा जैसी लोकसभा में निकली थी, वैसी ही आने वाली सीटों पर भी परिस्थिति उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ मई जून के महीने में मैंने देखा था कि आपकी पार्टी काफी ज्यादा चिंतित और विचलित थी कि आपको संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, पर मैं देख रहा हूं कि अब कोई आवाजें ऐसी नहीं आ रही हैं। तो क्या फाइनली संविधान बच गया, आरक्षण बच गया? नहीं, जो माधुरी बुच का केस तो अभी उतना हाईलाइटेड ही नहीं है। अभी तो ऐसी तमाम चीजें निकल के आएंगी, सिर्फ अडानी अंबानी तक चीजें सीमित नहीं है। देश को बेचने की जो प्रक्रिया है, जो पीएसयूज को डैमेज करने की, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने की, जो ईडी, सीबीआई, सेबी की दुर्गति है, उस आधार पर मैं आरक्षण और संविधान की बात कर रहा था। आप माधवीपुरी और अडानी अंबानी एक ही बात, मैं आप ही के विषय पर आ रही हूँ। अभी नागपुर में भी आपने देखा होगा, जो जनमत राहुल गांधी जी को प्राप्त हुआ, हम अपनी विचारधारा और अपने एजेंडे और अपने मैनिफेस्टो के साथ लगातार जनता में है और हमें बराबर उसकी स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है। नागपुर से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नितिन गडकरी हैं, राहुल जी तो कांग्रेस का तो जीता नहीं। कौन से जन समर्थन की बात कर रहे हैं? भारतवर्ष किसी का ठेका है? किसी सेट पर किसी का लिखा हुआ है? किसी ने पट्टा कराया है? नितिन गडकरी ने स्टैंप ड्यूटी जमा की है? देश तो सबका है, संविधान तो सबका है, उसको संवारने का दायित्व श्रीमान राहुल गांधी ने लिया है, तो वो आपको सार्वभौमिक सर्वस्व दिखाई देंगे उनके प्रतिनिधि के तौर पर। बहुत शुक्रिया। चैनल पे और संविधान बचाने की प्रक्रिया में वो स्वयं। आज आपसे सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। आज कुछ बात है, आप लग रहा है जवाब तय करके आई कि सवाल कुछ भी पूछो, जवाब तो हम अपना देंगे। शुक्रिया मैडम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
जी, मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी का सहयोगी दल है, उस पार्टी से जुड़े हुए। रोहित जी, आपका शुक्रिया। मीरापुर में कैसा चल रहा है चुनाव? नहीं, मीरापुर में अच्छा चल रहा है चुनाव और जनता का प्रेम हमें मिल रहा है पूरी तरीके से। जिस तरीके से वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं राष्ट्रीय लोकदल ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनको ख़त्म करने का काम किया है। अभी मौराना चीनी मिल को 66 करोड़ रुपए का विस्तारीकरण के लिए वहाँ पे सैंक्शन हुआ है। तो स्थितियाँ बिल्कुल साफ हैं कि जनता का प्यार हमें पूरी तरीके से मिल रहा है। मीरापुर में भी मिल रहा है, 9 की 9 सीटों पर मिल रहा है। और जो विपक्ष का एक नैरेटिव था, जो फेक नैरेटिव था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बनाया था, संविधान खत्म हो जाएगा, खटाखट 8500 रुपए आपके अकाउंट में गिरेंगे, वो सारे नैरेटिव से जनता बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुकी है कि ये किस तरीके से झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं। और जो आदमी राजनीतिक दल अपनी दुकान खोल के बैठा हो उसको तो वैसे भी जनता नकारने जा रही है, क्योंकि भैया राजनीति के अंदर दुकान से सौदे थोड़ी ना खरीदे जाते हैं। राजनीति के अंदर तो सेवा का मुद्दा होता है। अब दुकान चला रहे हैं वो ये आप दुकान सौदा, ये क्या भाषा बोल रहे हो? अरे भाई, पॉलिटिक्स सेवा के लिए होती है रोहित भाई, सेवा। ये बात कभी राहुल आप पता नहीं क्यों दुकान धंधा बिजनेस व्यापार ये बात मत करो ये सब। ब्रिजेश जी, कभी राहुल गांधी को भी बताइएगा कि मोहब्बत मुझे टाइम पे आप दिला दो सुची जी से बात। नहीं, आप तो बड़े पत्रकार हो, आप प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का आपने साक्षात लिया है, तो राहुल गांधी का तो साक्षात आपके लिए मुझे लगता है सेकंडों का काम है। आपने प्रियंका गांधी से बातचीत की, आपने उनसे पूछा नहीं कि ये दुकान कहाँ खोल लिया अपने राजनीति के अंदर? आपको पूछना चाहिए था। आपका दुकान पर काफी फोकस है। दुकान पे फोकस होना चाहिए ना, क्योंकि देश की दुकानों को जो लूटने का काम कांग्रेस ने किया था, उनको वापस उनको स्थापित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो एनडीए की सरकार कर रही है। व्यापारियों को उनका व्यापार लौटाने का काम कर रहा है। बीजेपी वाले आपको सहयोग कर रहे हैं मीरापुर में पूरा? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, हमें जितना सहयोग। आपका उनका तालमेल कैसा चल रहा है? नहीं, अच्छा तालमेल है। हमारा भी तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अच्छा है और बाकी 9 सीटों पर भी हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। कहाँ? जिस सीट पे चुनाव हो रहा है, हर जगह पे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता। एक सेकंड खान साहब, ब्रिजेश जी, वो दुकान वाले आपको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। वो दुकान वाले कांग्रेस वाले दिख रहे हैं? हमको तो आप भी यहीं दिख रहे हो, दुबे जी भी यहीं दिखते हैं, कहीं जा तो रहे नहीं आप लोग? नहीं, खाली हम थोड़ा घूम कर आइए। हम तो पार्टी के एक आम सेवक और जयंत जी भी हमें मंत्रालय में ही सिर्फ दिख रहे हैं। एक दिन दिखे थे, जिस दिन योगी जी आए थे। नोट कर लीजिए, पत्रकार को अपने भेज दीजिए। तो 18 को तो खत्म हो रहा है चुनाव प्रचार। 18 को प्रचार खत्म हो रहा है, तो 17 तारीख को खैर में रैली करते हुए जयंत चौधरी आपको दिखेंगे। एक नहीं, ऑलरेडी कर चुके मीरापुर के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी ऑलरेडी रैली तो और कहाँ मदद कर रहे हो दोस्त? आप बड़े नेताओं से और क्या चाहते हैं कि गली गली घूम के वोट मांगे? और जनता जब खुद ही वोट हमको देने के लिए तैयार है, जब जनता खुद ही हमको प्रेम दे रही है, हमारे लिए जनता को कितना तुच्छ समझते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि क्या गली गली जाएंगे क्या? अरे भाई, गली गली नहीं, बिल्कुल जाएंगे। आपको दरवाजे दरवाजे डेवरी मत्था रगड़ना पड़ेगा। आपने कैसे ये कह दिया कि गली गली नहीं जाएंगे? क्या इतने बड़े नेता हैं? माननीय जयंत चौधरी जी अकेले, मतलब इतना हल्का समझते हो वोटर को? माननीय जयंत चौधरी जी नहीं, आपने ये अपमानित कर दिया महाराज, ये गलत बात है। आपके साथ समस्या ये है कि आपको वो वाली दुकान दिख नहीं रही, कांग्रेस वाली। खोले तब तो दिखे, वो लड़ी नहीं रहे। लड़ी नहीं रहे, करेक्ट। उन्होंने दुकान ही नहीं खोली, शटर ही नहीं ऊपर किया। देखिए, आप एक पे लड़ रहे हो, एक दुकान तो खुली है आपकी। देखिए, हम 3 पीढ़ियों से जनता की सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, घर घर जाके सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये बात वापिस ले लो, द्वार जाके सेवा, गली गली नहीं जाएंगे जयंत चौधरी। नहीं, जनता नहीं चाहती है, जनता नहीं चाहती है। ये अपमान है। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो जनता की अपील है, ये जनता की अपील है। देखिए, माननीय जयंत चौधरी तो हर जगह जाते हैं, उनसे ज्यादा सौम्य नेता कोई है ही नहीं। अगर इस देश के अंदर कोई सौम्य नेता है तो वो माननीय जयंत चौधरी है, जो धरातल पे रहते हैं। गली गली हमेशा घर घर उत्तेजना नहीं, घर घर जाने आराम से, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है। क्यों इतनी उत्तेजना दिखाते हैं? जनता चाहती है कि हमारा नेता। पर नहीं, ये बात आपकी मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपको वोट मांगने के लिए लोगों की डेवरी पे भी जाना पड़े। बिल्कुल। तो देखिए ब्रिजेश जी, सबको हाथ जोड़ के आप जो हमारी बात है उसको तोड़ मरोड़ के आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम स्थिति बिल्कुल साफ है। हम चौधरी चरण सिंह की जब देखो चूक हो जाए तो मान लो, एडमिट कर लो कि हाँ ये शब्द गलत निकल गया। जनता चाहती है कि माननीय जयंत चौधरी जी सड़कों पे ना निकले और वो थैंक यू, बस हो गया, काम करें। नोट कर लिया गया। आप ये बताइए, आप मनीष शुक्ला सोच रहे होंगे आज बैकअप में कौन आ गया भाई, ये तो उल्टा ही फायर कह रहे पब्लिक नहीं चाहती है कि जयंत चौधरी आए। ऐसा कमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं किया होगा जो आज रोहित अग्रवाल यहाँ बैठ के कर रहे हैं। इतना अहंकार सवार है इनके ऊपर
कि कह रहे हैं जनता ही नहीं चाहती। नहीं है, ये जनता का प्रेम है, जिसको मिलता है वही महसूस कर सकता है। ये वही प्रभु कृपा है, जिसके ऊपर होती है वही महसूस कर सकता है। ये जनता का प्रेम है। जनता चाहती है कि माननीय जयंत चौधरी जी को सड़कों पे उतरने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही स्वयं माननीय जयंत चौधरी जी के लिए संघर्ष करने का काम करें, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर हमारे लिए कोई आवाज उठा सकता है तो माननीय जयंत चौधरी जी उठा सकते हैं। नहीं, देखिए खान साहब, ये चीज तो आपको भी समझना पड़ेगा यार। तुम तो साफ बात करने वाले आदमी हो। हाँ, तुम ऐसी साफ बात कर रहे हो, जनता का सम्मान कर रहे हो भाई। अरे जनता का प्रेम हमारे साथ है। अरे नरेंद्र मोदी जैसा नेता वो गली गली घर घर घूम के वोट मांग रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसा नेता गली गली घूम घूम कर, मैंने भी चुनाव लड़ा है, मैंने भी। लेकिन क्या जयंत चौधरी के खिलाफ ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे आप? जयंत चौधरी खुद जाते हैं गली गली और घर घर जाते हैं। लेकिन ये आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आपको पार्टी में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आप मान लो, गलती मान लो मिश्रा जी से, अभी कह लो हाँ मेरे मुंह से निकल गया है। ये हर नेता को घर घर जाना चाहिए, हर नेता को गली गली जाना चाहिए। पश्चिम की गली ये कह रहे जनता हमारे लिए संघर्ष करे। अमित शाह जी क्या समझाते हैं बोलता है? अभी तो रैलियों में बोलने की बात कह रहे हैं, घर घर जाना पड़ता है। किसके घर नहीं जाओगे वो रूठ जाता है। ये वोट है। ऐसा क्या सवार हो गया इनके दिमाग में? पता नहीं, मुझे नहीं समझता। इतने अच्छे आदमी, पहला राउंड है, इतने अच्छे आदमी हैं ये। रोहित अग्रवाल को मैं जानता हूं। हो सकता है दिल्ली लखनऊ में सत्ता आ गई हो इसलिए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना बड़ी सत्ता आ जाए। अभी योगी जी को देख लीजिए, 20 सभाएं करेंगे, कर रहे हैं, 25 सभाएं करेंगे, डेली 3-4 कर रहे हैं। तो कर रहे हैं ना अपने पार्टी के लिए। ये कौन सी बात है? जनता नहीं चाहती कि जयंत चौधरी ना आए, ये बात नहीं ठीक है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये आप अपनी बात वापस ले लो, क्षमा मांग लो मिश्रा जी से। तो हमसे क्यों मांगे? जनता से मांगे। जनता से मांगे, कौन तो मामला खत्म हो जाए। चलो मांग लो, खत्म कर। चलो ये मुंह से निकल गया, मान लो यार। गलत सिकोन साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो मान लो ना कि मुंह से निकल गया। ब्रिजेश जी उधर खान साहब, नहीं खान साहब क्या चाहते हो आप? खान साहब मैं चाहता हूं कि ये बात को वापस ले, जनता का अपमान है, माफी मांग ले। हाँ, मुंह से निकल गया, मुंह से निकल, मुंह से निकल गया, कह दो ना। खान साहब बोल लूं मैं? अरे मुंह से निकल गया कह दो भाई। ये बात बहन जी को नहीं समझा पा रहे यार। ये बात तुम बहन जी के कहां बात आ गई? बहन जी को कभी नहीं समझा पाया यार। आज आपने ओके, अब आपके टाइम खत्म। खान साहब अब आप बताओ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कोड छोड़िए। अब जयंत चौधरी में इस तरह का अहंकार है तो कोई क्या करेगा? अरे जबरदस्ती है जयंत चौधरी में। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से जनता की सेवा की है, जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है, युवाओं के मुद्दों को उठाने का काम किया है। आज युवा सड़कों पे थे, माननीय जयंत चौधरी जी ने तुरंत आदेश करवाया। एनडीए में मुख्यमंत्री से बात की उन्होंने, और उन्होंने तुरंत आदेश करवाया कि एक शिफ्ट के अंदर जो जयंत चौधरी ने कराया। नहीं, बिल्कुल उन्होंने आवाज उठाई। अच्छा रुक जाओ, मैंने अपनी आवाज उठाई। एक सेकंड रुको, युवाओं की आवाज उठनी चाहिए। आप पता नहीं कैसी बात करते हैं खान साहब। ये बात बहन जी को समझाइए जाके, जनता के बीच में जाइए। ये जो ऑर्डर कराया है जयंत चौधरी ने कराया इलाहाबाद वाला। हमने भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन किया था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया था कि छात्रों आज आप बहुत एम्बैरेसमेंट करवा रहे हो। बोलो खान साहब, बताओ मुझे मायावती की स्ट्रेटजी क्या है? धन्यवाद। ओके, बोलिए। एक भ्रम तो बिल्कुल टूट चुका है जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था कि मोदी जी और योगी जी 5 किलो राशन, ये राशन, वो चीज, ये चीज दे रहे हैं। आज आप गांव की जनता ये समझ चुकी है कि ये राशन जो है हमारे पैसे से आ रहा है। ये जो आप बना रहे हो सारी चीजें, सड़क बना रहे हो। अरे मनीष जी प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री सर, प्लीज। अपने घर से लाए हो क्या? आप मनीष जी, नो रनिंग कमेंट्री। पहला राउंड है सर, पहला राउंड है सर, पहला राउंड है। प्लीज खान साहब, आप मेरे से बात करो। आप घर से लेके आए हैं पैसा? आप अपनी बात बोलो। ये अपना मकान बेच के लाकर बनवा रहे हैं। मकान बेच के 5 किलो राशन दे रहे हैं। नहीं, राशन क्यों दे रहे हैं? ये 5 किलो अपना घर द्वार बेच के दे रहे हैं क्या? आप बताइए। नहीं, कल हम सारे लोग, कोई अपना घर बेच के नहीं देता, टैक्स के पैसे। फिर क्यों चिल्ला रही है? फिर आप बोलो। अच्छा, फिर क्यों चिल्ला रही है? सब जनता समझ चुकी है कि ये टैक्स का पैसा है, ये मेरा ही पैसा है जो मुझे देकर के मुझे फंसाना चाहते हैं, मेरे हक को छीनना चाहते हैं। आप देखिए ना हरियाणा में क्या हुआ, दलितों में भी। अरे बहन जी का वोट कैसे बचे? ये मनीष शुक्ला और आईपी सिंह, ये कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं, आप समझ गए। ले जाएंगे, मैं बता रहा हूं। कुछ नहीं ले पाएंगे। ये अब समझ गई जनता कि किसके साथ रहने से मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो दरोगा जो है, जूता गांठने वाला जो बैठा रहता था सड़क पर, उस सलूट मारता था। ये सम्मान होता है।
तो आरएलडी वाले पिट रहे हैं, ऐसा नहीं है, आज पिट रहे हैं, जितने आज पिट रहे हैं दलित समाज के लोग। आरएलडी वाले को सलूट मार रहा है दरोगा, आरएलडी वाले को मार रहा होगा, हम इस पर नहीं जाएंगे, अब तो बात अलग है उसकी। लेकिन सवाल इस बात का मान सम्मान के अलावा, अब हमने आपको हरियाणा का उदाहरण दिया कि ये दलितों में भी बंटवारा कर रहे हैं, ये तो बटा दिख रहा है। देखिए मैं अभी पासी कम्युनिटी के वोटिंग, नहीं पासी कम्युनिटी को भी बांट रहा है ना, ये तो वहां पर दलितों में आरक्षण दे रहे हैं। ये 100 एमपी गए थे नरेंद्र मोदी जी के पास, दलित समाज के 100 एमपी, और उन्होंने कहा था कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको खत्म। हरियाणा में तो कर दिया। नहीं मैं वही बात कह रहा हूं, तो इसको खत्म कर दिया। जो मोदी जी ने कहा वो बात कह रहा हूं मैं, इसको सब पार्लियामेंट में बिल लाके खत्म कर दी। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसको ले आएंगे, लेकिन नहीं लाए, अब लागू कर दिया। खान साहब लागू कर दिया। थैंक यू सर, नोट कर लिया। बताइए भाई नावेद भाई, उपचुनाव की क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, आपने अपने उद्बोधन में जो कहा था ये बात बिल्कुल सही है। 2 चेहरों का चुनाव है, ये उपचुनाव कहा जा सकता है, लेकिन उपचुनाव से बहुत बड़ा चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कद और जो ताकत है वो मुझे नहीं याद है कि कल्याण सिंह के जमाने में भी इतनी बड़ी ताकत भाजपा थी, मुझे नहीं याद है कि ये राजनाथ के जमाने में भी थी। आज भाजपा बहुत बड़ी ताकत है और आज समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी ने इतिहास में लोकसभा की इतनी सीटें कभी नहीं जीती। ये 2 ताकतें आमने सामने हैं, जिसमें 2 जबरदस्त चेहरे सामने हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट 2 की पोजीशन में लगभग आ गए हैं। भाजपा में बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। अखिलेश यादव की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चुनावों में नहीं रही, लेकिन लोकसभा में जो नतीजे आए उनसे अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा कद हो गया है। इन 2 चेहरों की लड़ाई है। पहली बात, योगी जी की डिमांड में देख रहा हूं महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत ज्यादा है। योगी जी ने कई राज्य जितवाए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। बटोगे तो कटोगे, पूरे देश में यह नारा फैला हुआ है। उसका क्या माहौल हो, क्या फायदा हो, क्या नुकसान हो, यह बात की बात है। दूसरी बात यह कि इन उपचुनाव इसलिए हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि उपचुनाव पहले कैसे होता था, हमें याद है अखिलेश यादव नहीं निकलते थे। अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता अपने प्रचार करने नहीं निकलते। बाई इलेक्शन में। दूसरी बात, बहन जी चुनाव नहीं लड़ती थी, लड़ रही है। अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस लड़ती थी, नहीं लड़ रही है। बिल्कुल परसेप्शन एक बना कि प्रशासनिक अमला, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासनिक अमला जो है वो बेईमानी कर देता है, अपोजिशन के वोटर को निकलने नहीं देता था। ये जो माहौल बना तो विपक्ष पूरी तैयारी से अपने एक एक वोटर को वोट डालने के लिए रणनीति तैयार करता है। मुझे याद है कि मैनपुरी जैसे चुनाव में शिवपाल जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में संगठन पूरी मुस्तैदी से करा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी किसी हमारे वोटर को रोक ले, कोई बेईमानी हो जाए, कोई अनियमितता हो जाए। तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात की कोशिश करेगी कि अब उस तरीके की प्रशासनिक ताकत का होता है उपचुनाव, अब वैसा नहीं रहा। अब अपोजिशन भी इस बात से लड़ने को तैयार है और लाठी लेके तैयारी होती है इस बात की कि कोई अधिकारी हमारे वोटर को नहीं रोक सकता है। तो इस तरह बहुत जबरदस्त ये चुनाव है। और मनीष जी ने एक बात कही थी कि लोकसभा के बाद तो बहुत पानी बह चुका है, लेकिन उनको याद दिला दें, पानी के बहने के अलावा खून भी बहा है, सांप्रदायिक दंगा भी हुआ है, एक हमारा चुनाव कोई इंडिकेशन माने, बुलडोजर पे फैसला भी आया है, बहुत परिवर्तन हुए। 2027 का कोई इंडिकेशन माने अगर बाई इलेक्शंस के जो परिणाम आएंगे? नहीं, देखिए ये बात सही है कि एक बड़ा जोश समाजवादी पार्टी में रहा, क्योंकि लोकसभा में सपा बहुत ताकत के साथ जीती थी, भाजपा हारी बीजेपी थी। में, लेकिन हरियाणा के बाद में बीजेपी का भी हौसला बुलंद है, बीजेपी बहुत ताकत के साथ लड़ रही है। बीजेपी में वीरेंद्र जी भी आ गए, बहुत बढ़ गया है, इस बात में कोई बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र जी। बहुत बड़ी लड़ाई। मुझे बताइए उपचुनाव का क्या फीडबैक है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास है, और कौन सी कम्युनिटी इस वक्त किसके साथ अलाइंड पॉलिटिकली आपको दिख रही है? ब्रजेश जी, जब सपा और भाजपा सीधे चुनाव लड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि जब वोट बटेगा नहीं तो भाजपा को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चुनाव 2 पार्टियों के बीच में उपचुनाव हो रहा है। मायावती की पार्टी चुनाव लड़ जरूर रही है, लेकिन लोकसभा के बाद आप उसको इसे रस्म अदायगी कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई बड़ा नेता ना तो प्रचार में जा रहा है और जो बहुजन समाज का वोट है उस पर सपा और भाजपा दोनों अपने अपने हिसाब से उसको अपने ओर खींचने की कोशिश में हैं। तो ये लड़ाई एकदम सीधी है। भाजपा प्लीज और सपा ये दोनों कहते हैं हम 9 के 9 सीट जीतेंगे, लेकिन जबकि ये जानत है
कि गाजियाबाद में भाजपा जीतेगी और करहल में सपा। 7 सीट की बात करो, 2 सीट किनारे है, फिर भी ये लोग कहते हैं हम 9 में 9 सीट जीतेंगे। तो ये तो संभव नहीं है, झूठ है। और 7 सीटों में अब किसके हिस्से में कितना आएगा ये चुनाव परिणाम निर्भर करता है। लेकिन भाजपा के लिए 6 सीटों से अगर कम वो जीतती है उस उपचुनाव में, तो फिर उसके लिए ये जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव पर ये कोई असर डाले न डाले, लेकिन वर्तमान की राजनीति पर और योगी की सरकार पर ये असर डालेगी। और एक चीज बताइए वीरेंद्र जी, आपने कहा कि 6 से कम में 9 में बीजेपी अगर 6 जीतेगी तब जीत मानेंगे, लेकिन वो तो 4 पे ही जीते हैं, 9 में 4 ही हैं उनके पास, तो आप ये 6 का फार्मूला कैसे ले आए? देखिए, उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का मामला ज्यादा रहता है। समस्या डीएम एसपी के सामने रहती है कि अगर चुनाव हार गया सत्ताधारी दल तो फिर उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। उपचुनाव तो मुसीबत है डीएम एसपी पुलिस के लिए, वो तो मनावत है कि हमारे जिले में उपचुनाव ना हो, लेकिन अब फंस गए तो धुकधुकी बड़ी रहती है कि भैया किसी तरह से चुनाव निपट जाए, ठीक ठाक चला जाए। लेकिन ये चुनाव इसलिए 6 मैंने कहा कि भाजपा लोकसभा के बाद से एक जो परसेप्शन बना, यूपी में वो पीछे रह गई, हार गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत गया। उसको अगर कहीं पर उस मनोबल को कम करना है, कोई मैसेज देना है, तो फिर बहुमत के साथ ही 6 सीटों से कम पे मामला बनेगा नहीं। भाजपा के अपने अंदर भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर 6 से कम जीतेगी तो फिर वो आलोचना करेंगे सरकार की। ब्रजेश जी, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए, क्योंकि इस चुनाव से पूरे देश में फिर एक बार एक साफ मैसेज जाना है कि अखिलेश यादव विपक्ष में उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता हैं, उनका करिश्मा बरकरार है। योगी के लिए आज देखिए कितनी डिमांड है, 3-3, 4-4 दिन से लगातार वो महाराष्ट्र में, झारखंड में रहते हैं। यूपी के बाहर उनकी बड़ी डिमांड है, लेकिन अगर यूपी में चमत्कार नहीं हुआ तो फिर उस डिमांड के परिप्रेक्ष्य में तुलना होगी। तो अपना घर पहले बचाना है, बाहर तो भीड़ बटोरना, वोट दिलाना उनके जिम्मे है ही है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि मायावती अगर अच्छा लड़ी तो भाजपा को फायदा होगा, और मायावती अगर कमजोर लड़ी तो भाजपा को नुकसान होगा। वैसे मैं इस बात की सराहना करता हूं रोहित अग्रवाल की कि जयंत चौधरी वाकई में जनता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और अगर आप लोग भूल गए हो तो आप हाथरस में जब लाठीचार्ज हुआ तो वो संघर्ष लोगों ने देखा है उनका। आप भी नमक रगड़ने में ऐसे ही चोट खाया है बेचारा, आप नमक बूक रहे हो उस पर जो है उस संघर्ष को याद किया जाए जी। तो ये एक धर्म युद्ध है जहां पर बदले की भावना से जी, प्रेम से कैसे भी घी निकालना है, क्योंकि जीत अंत में जीत होती है। और ब्रजेश जी, अब समस्या इस देश में ये बनती गई कि चुनाव के दौरान तो सभी जातियों का बड़ा सम्मान होता है, दलितों को भी पैर छुए जाते हैं, नेता खूब छूते हैं। तो पहले वो छूते हैं, फिर 5 साल छुलाते हैं। तो ये एक बड़ी अपने प्रदेश की कहानी है। लेकिन अब तो वायनाड में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। ये देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आती हैं। और दूसरा, पीसीएस का मामला जो छात्रों का बवाल मचाया हुआ है, ये कितना असर डालेगा, ये सब चीज़ें आगे आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन आज ये कहना यहाँ मुनासिब होगा कि जाके कह दो ये सोलो से, ये चिंगारी से कि इस बार फूल खिले हैं बहुत तैयारी से। और जेहन में जब भी तेरे खत की इबारत चमकी, एक खुशबू सी निकलती है अलमारी से, और अपनी हर सांस को
नीलाम किया है मैंने, लोग आसान हुए हैं बड़ी दुश्वारी से, और शहजादे से मुलाकात तो नामुमकिन है, चलो मिल के आते हैं किसी दरबारी से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, आपकी पार्टी को भी इस बात का अंदाजा, और जैसे कि परिणाम आए पहले राउंड में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, आपने बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोट, जिनका एक बड़ा हिस्सा आपसे छिटका था, उनको वापस लाने के लिए आपके पास कोई पॉलिटिकल रणनीति है, या फिर पीडीए का जो प्रभाव रहा लास्ट इलेक्शन में उसके कारण आप एक राजनीतिक दबाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी व्यवस्था का निर्माण करती है, फिर वो चाहे सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे टिकट हो। और आपने देखा होगा कि टिकटों में सभी का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं दो तीन बातों का जवाब जरूर देना चाहता हूं। एक तो आईपी सिंह जी ने छात्र आंदोलन की बात की, लोक सेवा आयोग की बात की। आईपी सिंह जी हम ही लोग के साथ थे जब अनिल यादव जैसा नाकारा आदमी आयोग का अध्यक्ष था, जो तड़ीपार था, गैंगस्टर का आरोपी था, थर्ड डिविजनर था, और जो लड़कों की नौकरियों को लूट लिया करता था। माननीय उच्च न्यायालय ने जब उसको बर्खास्त किया तो अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट गए थे उसको बचाने। याद होगा ब्रजेश जी, आपको भी याद होगा। और केवल लोक सेवा आयोग नहीं, अन्य जो 4 आयोग है नौकरियां देते हैं, चारों अन्य आयोगों के अध्यक्ष को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बर्खास्त किया था भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इनसे तो हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आईपी सिंह जी ने बहुत धीरे से चुनाव आयोग को बीच में लाया। ये कवायद है, पेशबंदी है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है। यानी अखिलेश जी ने अपने प्रवक्ताओं को समझाना शुरू कर दिया है कि जब चैनलों पर बैठो तो आयोग का नाम ले लो, जिससे जब हारे तो ठीकरा फोड़ सके। तीसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा जाति जनगणना। मैडम, कर्नाटक में सिद्धरामैया जब 2013 में थे, जाति जनगणना कराए, 5 साल रहे, पब्लिश नहीं हुआ। अभी फिर आपकी सरकार, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। और अडानी का नाम अब मत लिया कीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेमंता की फोटो और क्या क्या सबके सामने है। तो ये जो दोहरा चरित्र है सपा और कांग्रेस का, इसको उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। अगर आप समय दें ब्रजेश जी 1 मिनट, तो अभी जो उत्तर प्रदेश को 1-2 नंबर ये बता रहे थे, तो मैं बता देता हूं कि 2016 में कितनी हत्या उत्तर प्रदेश में हुई थी, कितनी बलात्कार हुए थे, कितनी डकैती हुई थी, और 2023 और 24 तीन वर्ष का मैं आंकड़ा बता देता हूं फैक्चुअल आधार पे। हाँ, वो पढ़िए आप जी। 30 सेकंड में कंप्लीट कर दो। डकैती की 133 घटनाओं की तुलना में वर्ष 2023 में 27 और 24 में 18 घटनाएं हुई थी, 16 में 133। 2016 में लूट की 2089 घटनाओं की तुलना में वर्ष 2023 में 655 और 24 में। काम करना, इसको आप अपने ट्विटर पे डाल देना। इसको ट्विटर पे डाल देना। हत्या सुन लीजिए, लिख के ला रहे हैं। 2016 में हत्या की 2571 घटनाओं की तुलना में आईपी सिंह जी प्लीज 2023 में 1561 और 24 में थैंक यू, धन्यवाद मनीष जी, शुक्रिया। बलात्कार बता दे जी। अगर टाइम बचेगा तो दे दूंगा, फिर आप पढ़ देना। 1 सेकंड रुक जाओ। इन लोगों के लिए एक आंकड़ा रखा कीजिए और इनको दिखा दिया कीजिए कि आप निश्चित टैग कर देना इनको, आईपी सिंह को, और हम लोग को चला भी देंगे। बोलिए आईपी सिंह जी, गो अहेड। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए आईपी सिंह जी। ये कह रहे हैं कि अनिल यादव गड़बड़ थे। संजय श्रीनेत के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ये योगी आदित्यनाथ पहाड़ी हैं। अरे ये भी आंदोलन कर रहे थे। 1 सेकंड मनीष जी उत्तर प्रदेश का बंटवारा किए। इन्होंने बहुत आंदोलन ना, आप चलने दीजिए, बोलने दीजिए। समझ लीजिए कि शरीर के 2 टुकड़े कर दिया। 2 टुकड़े करने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता में इस बीजेपी ने एक उत्तराखंडी को मुख्यमंत्री बना रखा है। सबसे बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश वासियों का यह है कि जब विभाजन हो गया, उनको लोगों ने चुना हुआ है। आईपी सिंह जी, कोई व्यक्ति गुजरात 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ट्वाइस इज चीफ मिनिस्टर का नहीं बन सकता। तो योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है? ये सवाल बीजेपी से है। दूसरा, ये पेपर लीक सरकार है।
पेपर, जितने पेपर लीक हुए हैं शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में इनके एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना और संविधान की प्रति रैलियों में दिखाना, इन्होंने कहा कि यह नक्सली विचार है। सोचिए कि अगर हम जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो हमारा नक्सली विचार हो गया। ये विचार का अपमान नहीं, ये अपमान बाबा साहब के संविधान का है। और अच्छा ये बताइए, कांग्रेसी आपकी मदद कर रहे हैं इस बाई इलेक्शन में? मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग मदद कर रहे हैं जी। भैया हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, पूरी तरह से कांग्रेस हमारे साथ है और ये आगे भी रहेगा। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। हम कहते थे। एक सवाल आपसे और फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। आईपी सिंह जी एक सवाल आपसे और जीत कर हमने दिखाया। एक सवाल और, ये अनिल यादव का जिक्र कर रहे थे जी जी, उस वक्त के राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। अनिल का जिक्र तो पेपर लीक का देखिए। मैं कह रहा हूं कि अगर अनिल ने गलत किया, अनिल यादव तो जो 85 में 55 की बात आती थी, ये बीजेपी ने भी गलत किया, झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया। थैंक यू सर, शुक्रिया। सुची जी को आमंत्रित किया जाए, धन्यवाद सर। दूसरा राउंड है, थोड़ा वक्त की कमी है। थैंक यू सर, आप दोनों को पर्याप्त समय मिला सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। की बार मोदी सरकार, डॉलर कितना पतला हो गया। सुची जी देखिए, सरकार ने तो ये पीसीएस वाली मांग मान ली है, बता रहे थे मनीष जी, और जयंत चौधरी के दबाव में माना है। खैर मैं भूल गया पूछना मनीष जी से। एक आईपी सिंह जी, अब सर शांत हो जाओ सर। सर थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सुची जी गो हेड। ये पीसीएस आरओ वाला मसले पर समाधान दे तो दिया सरकार ने जी। मनीष जी ने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी ही अजर अमर अविनाशी अहेत उदन्य अहेतकारी अजात शत्रु, तो पार्टी तो सार्वभौमिक और सर्वव्यापी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, अनिल यादव भी तड़ीपार है तो गृह मंत्री बनने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि गृह मंत्री तो अब इंटरनेशनल माफिया है, तो आपके लिए तो माकूल है ना। आपकी पार्टी के तो आधारभूत सदस्यता के लिए आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य है। आप तो गैंगरेप के आरोपियों को माला पहनाते हैं, तो आपका तो चाल चरित्र चेहरा ही अपराध। राहुल गांधी अमेठी वाला बता दीजिए क्या किया। सर रनिंग कमेंट्री ना करो सर, बोलने दो। अमेठी में राहुल गांधी सर नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। ओके मैडम बोलिए। आपने पॉइंट आउट किया, मैंने उसी चीज को कहा। क्या किया था? दूसरा राहुल गांधी ने बताया कि लीक हो रहा है, पर्चा लीक सरकार है। अरे जब संसद लीक हो रही है, जब मंदिर लीक हो रहा है, अपने पार्टी के सर एक सेकंड, पर्सनलाइज बातें ना करें सर। मुद्दे पर मैडम, आप मुद्दे पर बोलिए। आइए बताइए आप क्या कह रही थी, बोलिए। नहीं, मैंने मुद्दे पे बोला कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र बैठे हैं। राहुल गांधी ने अपने पार्टी के वर्कर की बेटी के साथ अमेठी में क्या किया था, जरा बताइए। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो जो दूर से कनेक्ट होता है उसकी आवाज फिर इको होती है। नहीं मैं सुन रहा हूँ, आप बोले मैडम प्लीज। नहीं, मैंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र ऑलरेडी बैठे हैं, उन्होंने तो नारा भी दे दिया है कि ना बटेंगे ना हटेंगे। और पेपर लीक सरकार है, संसद भी लीक हो रही है, मंदिर भी लीक हो रहा है, फंड भी लीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं थोड़ा और भी मेरे पास 3 और पैनल में मेहमान है, समय बचेगा तो आप तीनों को फिर 20-20 सेकंड देंगे। तो भाई रोहित खान साहब की बात मान लो फाइनली। वैसे मनीष जी ने इस बात को कबूला नहीं कि जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री को फोन किया था कि आपने पूछा नहीं, हम बता दें। अच्छा हाँ बता दो आप, एक सेकंड। हाँ मनीष जी बोले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में है। लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब सबकी आवाज को सुनना, और सही बात है। नहीं सर, जयंत चौधरी के फोन पे किया, ये क्लैरिटी दो सर। सर बोलो मत, जयंत के फोन पे किया है, योगी सरकार थी ना। आईपी सिंह जी बीच में ना बोलो सर, मैं बात कर रहा हूँ। आईपी सिंह जी रुक जाओ। आईपी सिंह जी धन्यवाद। नहीं मुझे मनीष जी इतना बता दो, क्या जयंत के फोन पे किया है? राजनीतिक दल के लोग, जिसमें जयंत जी भी शामिल थे, उनकी भी मांग थी। अच्छा फोन आया था उनका? बीजेपी को डूब तमाम लोगों की मांग थी, जयंत जी ने तमाम नेताओं को मंत्री बनाया। ओके धन्यवाद सर। आईपी सिंह जी प्लीज सर, मैं सर मान जाओ सर। हाँ खान साहब जी मान तो नहीं रहे भाई? नहीं मान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, इस चीज पे कोई मानने को तैयार नहीं, कोई बोल नहीं रहा। टैक्स पेयर के पैसे से आप पब्लिक को जो भी दे रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है। कोई अपने घर से लेके नहीं आता है
कि आप ये बनवा रहे हो। इतना क्यों मिर्ची लग गई आपको 5 किलो राशन से? 5 किलो राशन नहीं दे रही है भाई, बीजेपी अफोर्ड कर रही है उनकी गवर्नेंस। एक पैसा भी गवर्नमेंट अगर दे रही है तो टैक्स। तो ये गवर्नेंस पॉलिसी है, क्यों मैनेज किए हुए हैं सर? आपके पास सत्ता थी 4 बार, क्यों नहीं मैनेज किया? सर नहीं, क्यों सारे अंबेडकर ग्राम बनाए गए, सब में सब सुविधा दी गई। हम मानते हैं कि हम टैक्स पेयर के पैसे से किए हैं। क्या विरोध कर रहे हो 5 किलो राशन का? 5 किलो राशन का विरोध नहीं कर रहा है, मैं टैक्स पेयर के पैसे से राशन दे रहे हैं ये कबूलवाना चाहता हूं मैं, कि कबूलो कि ये तो सबको पता है, इसमें क्या कबूलना है? भोली भाली जनता नहीं जान रही थी, कोई अपने घर से लाके थोड़ी दे रहा है जी। अब भोली भाली जनता जान चुकी है कि ये मेरा ही पैसा था जो मुझे लौटा रहे हैं। और तीसरी बात, ये कम ना किएगा, त्रिकोणीय संघर्ष है, 2-2 करके ये हरवाइए मत लोगों को। 9% से नीचे, 9% से नीचे नहीं, देखिएगा कितना बड़ा परसेंटेज आता है, खान साहब कितना बड़ा परसेंटेज आता है। मान लो खान साहब की बात खत्म हो जाए। खान साहब की बात क्या माने, जो अपनी पार्टी में अपने ही प्रमुख को नहीं समझा पाए अभी तक, तो उनकी बात मैं क्या मानूं। खैर देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं ब्रिजेश जी, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। आपने पूछा कि दलित वंचित शोषित समाज के लिए पार्टियों ने क्या किया, उसके लिए मैं आपको जवाब दे देता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के 10 विधायक हैं, 10 या तो पिछड़ा समाज से आते हैं, या दलित समाज से आते हैं, और या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के हाँ मुसलमान, 2 मुसलमान हैं, 2 मुसलमान हैं। नॉर्मली मैं मुस्लिम का वैसे नाम नहीं लेता हूं इस तरीके से, क्योंकि मैं मुसलमानों को अपना भाई मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि हम सब एक हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। खान साहब एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये देश में जानी चाहिए। 3 सांसद हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, तीनों सांसद। एक मंत्री राष्ट्रीय लोकदल को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मिला, कैबिनेट मिनिस्टर, दलित समाज से आने वाले अनिल कुमार जी को माननीय जयंत चौधरी जी ने मंत्री बनाने का काम किया। आप मुझे बताइए, जनता हमारे साथ क्यों ना खड़ी हो? दलित समाज हमारे साथ क्यों ना खड़ा हो? मुस्लिम समाज हमारे साथ क्यों ना खड़ा हो? पिछड़ा समाज हमारे साथ क्यों ना खड़ा हो? आज ये सब जब हमारे साथ खड़े हैं तो देखिए कितने लोगों को मिर्चा लग रही है। फिर कैसे चलेगा मीरापुर में, अगर आप कह रहे हो मुसलमान साथ? बटोगे कटोगों का नैरेटिव ही गलत तरीके से सेट किया था ना। पहले राउंड में मैं आप बात कर रहे थे और ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जयंत चौधरी जी लोगों के बीच में नहीं आते। ऐसा नहीं है ना। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है जो अभी आईपी सिंह ने कहा, सच्चाई ये है कि जो आईपी सिंह ने कहा, आईपी सिंह साहब ने बताया अभी कि माननीय जयंत चौधरी जी संघर्ष करते हुए लाठियां खाई थी उन्होंने अपनी पीठ पे, और वो जो निशान है वो हमारे संघर्ष की गवाही देते हैं। इसलिए हमको गवाही देने की जरूरत नहीं है कि हमने संघर्ष किया है। फिर सपा में जाने वाले हैं, हमने जो संघर्ष किया यही क्यों जाएंगे? अरे आईपी सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो आईपी सिंह कह रहे हैं कि माननीय जयंत चौधरी जी को लाठियां पड़ी, बिल्कुल पड़ी। अरे भैया, कभी अखिलेश यादव जी को भी 2-4 लाठियां पड़वा के देखो, पता चलेगा उनको कि संघर्ष कैसे किया था। ट्विटर से नीचे तो लाओ कभी अपने नेता को। लाठी पड़ी नहीं थी, बिल्कुल पड़ी थी। वो निशान आज भी हमारे संघर्ष लाठी पड़ी नहीं, गवाही देता है। दौड़ाया था, पुलिस ने लाठी नहीं मारी थी। माननीय जयंत चौधरी जी हिले नहीं अपनी जगह से, हिले नहीं अपनी जगह से। उनकी पीठ पे 2 लाठियां पड़ी थी, ब्रिजेश जी 2 लाठियां पड़ी थी पूरी। अच्छा, तो मैं शायद नहीं देख पाया साक्ष्य को। वो क्या है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। नावेद जी, अब आप मैं तो वीडियो उस साक्ष्य को लेके चलता हूं थोड़ा सा। ओके नावेद जी, आप मुझे बताएं। हाँ जी, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें एक चीज देखनी है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है या इंडिया गठबंधन लड़ रहा है? इंडिया गठबंधन अगर लड़ रहा है तो ये देखना होगा। पर मुझे तो कहीं कांग्रेस एक्टिव, मैं यही कह रहा हूं, हमें ही देखना है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ताओं ने कई बार ये कहा कि हमारे साथ तो राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है। ये यूपी वालों को कुछ नहीं समझते हैं समाजवादी। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी इस उपचुनाव में, कांग्रेसियों को समाजवादी कुछ नहीं समझते? नहीं, ये बयान आए, मैं नहीं कह रहा हूं, कई बयान ऐसे आए हैं समाजवादियों के जिनमें उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत होती है, राहुल जी से होती है, खड़गे जी से होती है, प्रियंका जी से होती है। यहां के कैडर को बहुत ज्यादा अहमियत समाजवादियों ने नहीं समझी। इसलिए यह बात सही भी है कि अगर राहुल जी आते हैं यहां पर, प्रियंका जी आती हैं, खड़गे जी आते हैं, तो लगेगा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, नहीं तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला है। मैं एक चीज और याद दिला दूं कि लोकसभा में जो सफलता मिली थी, दलित समाज का एक बड़ा वर्ग जो इंडिया गठबंधन के साथ आ गया था, वो कहीं ना कहीं आकर्षण कांग्रेस का भी था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन आया था। इस बात को
शायद अच्छा नहीं लगे समाजवादियों को, ये कहीं ना कहीं दलित समाज का समाजवादी पार्टी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। और वो कांग्रेस का आकर्षण था जो लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा तबका दलित समाज का आ गया था। अब राहुल गांधी जी, प्रियंका जी इस चुनाव में अगर प्रचार में आते हैं तो नहीं आई तो ये तो वहां क्यों नहीं है? सर एक सेकंड, आईपी सिंह जी इनको कंप्लीट कर लेंगे सर। दोनों आई नहीं आई तो ये सच्चाई है। इस बात देखिए, इस बात जो मैं कह रहा हूं, मैं किसी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। राहुल जी आते हैं, प्रियंका जी अगर आती है तो ये माना जाएगा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। अरे भैया वो रायबरेली में आए थे राहुल गांधी, एक शब्द नहीं बोला वो बात, एक शब्द राहुल गांधी ने उपचुनाव के ऊपर नहीं बोला। तो कैसा गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का? सर रुक जाओ सर, मान जाओ सर, नहीं मैं नहीं जाता। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। इन लोग की चर्चा कभी नहीं खत्म होगी। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ आने के लिए। बहनों भाइयों आपका भी बहुत धन्यवाद, नमस्कार।